नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रीट पर्यावरण 2017 का सॉल्व पेपर। जी हाँ, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का जो 2017 में पूछा गया था, पूरा सॉल्व पेपर देखने वाले हैं, पूरा संपूर्ण हल सहित देखने वाले हैं बाई जायसवाल सर। जी हाँ, प्रत्येक आंसर का निचोड़ जानेंगे, तोड़ जानेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी इसकी क्लासेज आपकी ऑलरेडी यहाँ पे लिंक दे दी गई है। सारी क्लासेज, सारे वीडियोज, सारे मैराथन वीडियोज, सारी मैराथन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, आपका परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 30 प्रश्न है, आइए जान लेते हैं ये 30 प्रश्नों में से आपका फीडबैक क्या है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न थे। पहला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन है? गोंडवान, मोर, गिद्ध, सारस। देखिए, मोर तो हमें आपका यह राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन जब भी राजस्थान राज्य की पक्षी की बात की जाती है, गोंडवाना का नाम आ जाता है। जी हाँ, गोंडवान। गोडावण, देखिए गोडावण अर्थात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका इंग्लिश में क्या नाम है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसका वैज्ञानिक नाम आपका एडोप्टिक्स निग्रसेप्स की बात करेंगे। यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है, एक बड़े आकार का पक्षी है जो भारत के राजस्थान सीमावर्ती पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और उड़ने वाले पक्षियों में सबसे अधिक वजनी पक्षी है। प्रश्न आ जाए कि उड़ने में सबसे अधिक वजनी पक्षी कौन है, वजनदार कौन है, वह आपका आता है गोडावण। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करेंगे, बड़े आकार के कारण यह शुतुरमुर्ग जैसा भी आपको प्रतीत होता है या देखने को मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, तो आइए इस प्रश्न पे ये आपको बताना कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन हमें करना है, क्योंकि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी आपके नई दिल्ली में है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर है। लेकिन भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है आपका, भारतीय वन्यजीव संस्थान कोयम्बटूर पर नहीं है, यह उत्तराखंड के देहरादून पर है। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड के देहरादून पर है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो तीसरा हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। तो वन्यजीव संस्थान हमारा भारतीय कहाँ पे? उत्तराखंड के देहरादून शहर पर। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हम जान ही चुके हैं, मुख्यालय दिल्ली, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मुख्यालय कोलकाता, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है, जो कि ऑप्शंस पर भी आपके दिए गए थे। आइए जान लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए, आप जानते हैं कि जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। जी हाँ, नवीकरणीय। लेकिन जीवाश्म ईंधन यह नवीकरणीय नहीं है। ये किस में आ जाता है? ये आपके अनवीकरणीय में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। जीवाश्म ईंधन अनवीकरण है, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये तीनों नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहला जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि परितंत्र शब्द का गठन किसने किया है? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रीट एग्जाम के लिए, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रीवियस ईयर में हमें ये पता हो जाता है, इस कंसेप्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ प्रश्न रिपीट भी होते हैं, और ये नहीं पता कि कौन सा प्रश्न रिपीट होता है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। परितंत्र शब्द का गठन किसने किया था? हैकेल ने, हमबोल्ट ने, टांसले ने, ओडम ने किया था। शायद आप जानते हैं, अगर हमारी डेली क्लासेज आप लोग विजिट करते हैं, डेली क्लासेज लेते हैं, हम बात करेंगे एजी टांसले की बात करेंगे। जी हाँ, परितंत्र शब्द का गठन जो है टांसले ने किया था। परितंत्र अर्थात इकोसिस्टम, परिस्थिति एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष में के सभी जीवधारी, पौधे, जानवर, छोटे छोटे जीव सारे शामिल होते हैं और अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग टांसले महोदय ने किया था, जैसे हम आपको बता ही चुके हैं। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बेंगलुरु, मैसूर, श्रीनगर, मासिमडाम, तो सभी परिचित होंगे। इस ऑप्शन की बात करेंगे, इस नाम की बात करें, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिमडाम की बात करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। जैविक और अजैविक, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैविक अजैविक हो गया, नवीकरणीय अनवीकरणीय हो गया। ठीक है, तो पर्यावरण के जैविक घटक में जो सम्मिलित होता है वह हमारे पौधे होते हैं।
क्या होता है, ये पौधे हमारे जो हैं जैविक घटक में सम्मिलित होंगे। बाकी जो दी गई है भूमि, वायु, पौधे, ये हमारे जैविक घटक में सम्मिलित नहीं होते। तो पौधे हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, जैविक घटक में सम्मिलित हो जाएंगे। आइए बात करते हैं। देखिए जैविक घटक में पौधे, जीवधारी, पक्षी, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारे शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न दिया गया है, मिनी माता रोग का संबंध इनमें से किससे है? सीडी प्रदूषण, SO2 प्रदूषण, HG प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी मिनी माता का जिक्र होता है आपके HG प्रदूषण की बात की जाती है। जी हाँ, मिनी माता रोग का प्रमुख कारण जो होता है HG अर्थात पारा प्रदूषण कहलाता है। और जापान में मिनी माता नामक स्थान पर हुई एक दुर्घटना के कारण ये बीमारी काफ़ी चर्चा में आई थी। जी हाँ, जापान में हुई थी। प्रश्न आ सकता है मिनी माता की जो बीमारी है सर्वप्रथम कहाँ पर चर्चा में आई? तो हम बात करेंगे जापान देश की बात करेंगे। निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? फिल्म स्ट्रिप हो गया, चार्ट हो गया, चित्र विस्तारक यंत्र अर्थात एपिडाडाइस्कोप की बात करेंगे, स्लाइड की बात करेंगे। 8वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न आपके लिए, प्रत्येक भाई बहन, शिक्षक बंधु, ब्रदर्स सिस्टर, टीचर्स एंड टीचर्स फैमिली शिक्षकों का परिवार है, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है और शिक्षा प्रकाश में तभी है जब आप लोगों का सिलेक्शन सर्वोपरि आएगा, आपके घर एक सरकारी सीट आएगी। जी हाँ, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री जो कहलाती है वह हमारा चार्ट कहलाता है। अब आप बोलेंगे क्यों कहलाता है? देखिए शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। आप भली भांति जानते हैं, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। जी हाँ, फिल्म स्ट्रिप, चित्र विस्तारक यंत्र और स्लाइड आदि प्रक्षेपक शिक्षण सामग्री है जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि चार्ट को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः पर्दे को क्या है, अप्रक्षेपक शिक्षण सामग्री कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? पेडागॉजी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बृहद पौधारोपण या जलाशयों की सफाई की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है। ऐसी गतिविधि जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। देखिए जलाशयों की सफाई करना, बृहद पौधारोपण यानी अधिक से अधिक पौधों का रोपण करना, पौधे लगाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण करना, ये तीनों गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। लेकिन वनों का उन्मूलन करना यह पर्यावरण से संरक्षित नहीं है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? भूमिका निर्वाह है, व्याख्यान, वर्णन या विचार गोष्ठी? जी हाँ, देखिए पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित जो शिक्षण विधि कहलाती वह कहलाती है भूमिका का निर्वाह है। क्या कहलाती है? भूमिका का निर्वाह कहलाती है। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं। 11वां प्रश्न स्क्रीन पर है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अर्थात CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थित के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, या ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन का वर्णन करना, या विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। साथियों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अर्थात CCE का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसका मुख्य उद्देश्य है विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। किसकी? बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन की बात करेंगे। इससे क्या होता है, छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। यह सतत शब्द से अर्थ इससे ही हमें पता चल जाता है। निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षा की आवृत्ति, अधिगम के अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग एवं पुनः परीक्षा स्वयं मूल्यांकन की बात करेंगे। IEEP का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ, IEEP इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम की बात करेंगे। IEEP का जो पूर्ण रूप होता है वह आपका इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। साथियों अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्न में से किस आकलन का
या किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? जी हाँ, किसकी बात करेंगे? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए, किसके शैक्षिक उपलब्धि को देखने के लिए कौन सा आकलन सूचक का प्रयोग आप नहीं करेंगे? आप एक शिक्षक हैं, आप एक अध्यापिका हैं, आप एक अध्यापक। अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना या उपचारात्मक शिक्षण करना? अब आप सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए मॉक क्वेश्चन दे दिया जाता है आपके लिए, आप सभी के लिए इस प्रश्न का मॉक क्वेश्चन दिया जाता है और इसका आंसर हम आप सभी के आंसर देने के बाद हम फीडबैक कर देंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की, क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रश्न इसलिए आपको मॉक क्वेश्चन के तौर पर दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छा शिक्षण क्रियाधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण मूल आधारित होता है, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। इनमें से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं होती? देखिए, अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है, लेकिन अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित होता है। यहाँ पे मूल्य की बात कर दिया गया, जो कि पेडागोजी में निगेटिव माना जाता है, नकारात्मक माना जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल नहीं किया जाता? वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल, मृदा। सभी परिचित हैं। देखिए, वन की बात करते हैं तो पर्यावरण आता है, जल की बात करते हैं पर्यावरण आता है, मृदा की मिट्टी की बात करते हैं पर्यावरण आता है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण की बात करते हैं पर्यावरण नहीं आता। तो पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु में शामिल नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखिए, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक महोदय जी से सभी लोग परिचित होंगे, थॉर्नडाइक महोदय जी से, जी हाँ सभी परिचित होंगे। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं और ऐसा कोई पेपर टीटी का न हो जिनका इनका जिक्र न हो, कोई इनका नाम न जानता हो। जी हाँ, विश्वविख्यात है। कौन सा नियम जो है अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो प्रभाव, तत्परता, ये हमारे थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में से 3 नियम जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। दूसरा होता है गौड़ नियम जो कि 5 होते हैं। पुनर्वलन का नियम जो है ये अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पुनर्वलन का सिद्धांत जो है क्लार्क हेल के द्वारा दिया गया था, मतलब इनके अनुसार आवश्यकता अधिगम का आधार है। प्रश्न आ सकता है कि इनके अनुसार जो है आवश्यकता अधिगम का आधार है, तो क्लार्क हल की बात करेंगे, अर्थात आवश्यकता ही चालक है, अर्थात आवश्यकता ही ड्राइव है। आपकी आवश्यकता है सिलेक्शन पाना, तो चालक क्रिया आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप हमारी क्लासेस ले रहे हैं। आवश्यकता क्या है? टीचर बनने की। आवश्यकता क्या है? एक सरकारी सीट की। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी जानते हैं तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का नियम, ये त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के मुख्य नियम से संबंधित है। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1938, 88, 86, 17। जी हाँ, देखिए, जब भी बाल श्रम अधिनियम की बात करते हैं, निषेध एवं विनियमन अधिनियम की बात करते हैं, किस वर्ष पारित हुआ था? सभी परिचित है, 1986। जी हाँ, 1986 की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। जी हाँ, ये प्रश्न सभी परिचित होंगे। जी हाँ, सभी टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सभी जानते हैं। एक चीज़ हमें ध्यान देना, पहला क्या पूछा जाता है, लड़की या लड़का? लड़की पूछा जाता है तो 18+, पहले लड़का पूछा जाता है तो 21+ होगा। ऑप्शंस पहले लड़की है तो 18 पहले, लड़की वाला लड़का वाला बात, तो बी ऑप्शन सही कर लेना है। काफ़ी बार होता है जल्दबाजी, हम दूसरा ऑप्शन करके चले आते हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पेपर दीजिए, समय बिल्कुल पर क्वेश्चन पर मिनट मिलता है। राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? उदयपुर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा। देखिए, राजस्थान की वस्त्र नगरी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसके पहले रीट की पर्यावरण की क्लासेस भी चल रही है। रीट पर्यावरण क्लास प्लेलिस्ट आप लोग ऑलरेडी बना दिए गए। रीट बाल विकास क्लास ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। रीट हिंदी की क्लासेज ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो राजस्थान की वस्त्र नगरी सभी परिचित होंगे, भीलवाड़ा। जी हाँ, भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी और मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान की सर्वाधिक वस्त्र निर्माण इकाइयाँ भीलवाड़ा में कार्यरत हैं
और यहाँ ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों की बहुत लोकप्रिय जगह भी है, स्थान भी है। भीलवाड़ा सिटी राजस्थान के मेवाड़ का एक नगर है और यह राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में स्थित भीलवाड़ा राज्य के सबसे बड़े जिलों में से एक गिना जाता है, माना जाता है। अगला है नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? जी हाँ, नशीली दवाओं की लत को अगर नियंत्रित करना है, कम करना है, उसमें जो प्रयुक्त की जाने वाली औषधि होती है फॉर्मिकम, कोकीन होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, पैथिडीन होता है। आप सभी परिचित होंगे, कोकीन की बात करेंगे। जी हाँ, कोकीन एक बहुत ही शक्तिशाली नशीला उत्तेजक है जो सीधे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कोकीन मस्तिष्क को अधिक सक्रिय कर देता है। इससे कुछ समय के लिए व्यक्ति की सतर्कता और जागने की क्षमता बढ़ जाती है। ये कभी कभी ऊर्जा को विस्फोट जैसा एहसास प्रकट करता है। कहते हैं ना, ऊर्जा को विस्फोट मिल गया, हमारे शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा मिल गई, अर्थात क्या हो गया, कोकीन की पैदा हो गई, क्रोकीन हमारे शरीर में अवतरण ले लिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच से मुक्त, अर्थात हम बात करेंगे ODF राज्य। जी हाँ, 100% खुले में शौच से मुक्त हमारा जो राज्य कहलाता है वह सभी परिचित होंगे, केरल राज्य। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इसके साथ ही अब देश के 5 राज्य, 2 लाख से ज़्यादा गांव और कुल 127 जिले खुले से मुक्त हो चुके हैं। इनकी संख्या हो सकती बढ़ गई होगी। इस तरह का 100% ODF राज्य केरल है, शुरुआत की अगर बात करें। बाकी काफ़ी सारे राज्य अब आ चुके हैं, लेकिन यह 2017 में पूछा गया जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग हम आपको आंसर बता रहे हैं। राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, जब भी राज्यसभा की अगर बात करें राजस्थान के 10 हैं, और लोकसभा की बात करें तो टोटल आपकी लोकसभा में कितनी है, सभी लोग बताइए। लोकसभा में 25 सीटें हैं और राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटें। 10 और 25 ये दोनों सीटों को अपने माइंड पर बैठा लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? मेलविन ने, वॉलेस ने, रॉबिन ने, पीटर ने किया था। ये प्रश्न पूछा गया था। नायलॉन का आविष्कार की बात करते हैं, जब भी नायलॉन का आविष्कार की बात की जाती है कैरोथर्स का नाम आ जाता है। जी हाँ, वॉलेस कैरोथर्स। नायलॉन कुछ एक एलिफैटिक यौगिकों पर आधारित एक कृत्रिम पॉलीमरों का सामूहिक नाम है। ये एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है जिसे रेशे, परतों और अन्य आकारों में ढाला जा सकता है। नायलॉन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग दांत के ब्रश, वस्त्र, मोजों इत्यादि में प्रयोग होता है और इसका आविष्कार हम बता चुके हैं अमेरिकी निवासी वॉलेस कैरोथर्स 1937 में किया था। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे संबंधित नहीं है, सभी परिचित होंगे। जी हाँ, सभी कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे जो माघ मेला दिया गया, जी हाँ, बाड़ेश्वर मेला, पुष्कर मेला जो कि प्रसिद्ध है, केजी मेला, ये तीनों राजस्थान से संबंधित, लेकिन माघ मेला नहीं है। माघ मेला कहाँ से संबंधित है? तो माघ मेला उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। जी हाँ, प्रयागराज शब्द जो है याद रखिएगा, प्रयागराज। आइए जिक्र कर लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन माघ महीने में यह मेला आयोजित होता है एंड यह भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थल में मनाया जाता है। यह मेला राजस्थान में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में यह मनाया जाता है, जो कि प्रसिद्ध मेला है। और पुष्कर मेला राजस्थान का जिक्र होता ही होता है। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1920, 56, 53, 59। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी यात्रा की शुरुआत की बात करते हैं 1953 की बात करते हैं। जी हाँ, इसका जिक्र कर लिए हैं तो इसका डिटेल भी जान लेते हैं। एशिया और भारत में प्रथम रेल यात्रा 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3:30 बजे बोरी बंदर अर्थात छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से प्रारंभ हुई। रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगवाए गए 3 भाप इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब ने खींचा था। ये प्रश्न आ सकता है। 3 भाप इंजनों के नाम, एक था नाम सुल्तान, एक का नाम सिंधु और एक का नाम साहिब खींचा था। 20 डिब्बों में 400 यात्रियों को लेकर गाड़ी रवाना हुई। इस रेलगाड़ी ने 34 किलोमीटर का सफ़र 15 घंटे में तय किया था। अब घंटों में क्या करता है, 50 से 60 किलोमीटर गाड़ियाँ चल जाती हैं, लेकिन पहले की बात कर रहे थे, वो भी 3 इंजन की गाड़ी की बात कर रहे हैं। और ये कितने बजे चली थी? 3:30 बजे निकली थी और ये आपकी 4:45 पर पहुंची थी।
तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, पिसी कल्चर क्या है। जी हाँ, पिसी कल्चर की जब भी जिक्र होता है तो पिसी कल्चर एक मछली पालन कहलाता है। जी हाँ। एंड अगला प्रश्न पूछा गया था, झामर कोटरा खदान प्रसिद्ध है। तो झामर कोटरा जो खदान है यह आपके रॉक फास्फेट की प्रसिद्ध है। जी हाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। मधुमेह हो गया, हृदयघात हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, डिप्थीरिया हो गया। चारों रोगों की जिक्र करेंगे क्योंकि रोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आ ही जाएगा, विटामिन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन सा रोग संक्रामक है, तो हम डिप्थीरिया जो कहलाता है संक्रामक रोग है। जी हाँ, विटामिन या रोग से जरूर एक प्रश्न आता है। संक्रामक बीमारियां रोगाणुओं से होती है। किससे होती है? संक्रामक जो बीमारियां होती हैं रोगाणुओं से होती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क दोनों से आता है। संक्रमण रोग कारणों में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद और सूक्ष्म जैसे मलेरिया या फाइलेरिया रोग से परजीवी की बात करेंगे। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है, बाकी मधुमेह, हृदयघात, उच्च रक्तचाप यह संक्रामक बीमारियां नहीं है, जैसा हम बता चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। जी हाँ, जब भी HIV का जिक्र होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पर यह सील लग जाती है इस पर। जी हाँ, ऐसा परीक्षण जो HIV से प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधा वह आपका संबंधित है, सीधा कनेक्ट कर रहा है, वह एलिसा। जी हाँ, एलिसा की बात करेंगे या बिडाल की बात करेंगे। एलिसा सही है, बिडाल सही है, सभी कमेंट करके बताइएगा। देखिए, एलिसा परीक्षण HIV से संबंधित एक परीक्षण है। HIV जांच या परीक्षण सीरम, थूक या पेशाब में मानवीय इम्यून डिफिशियंसी वायरस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऐसी परीक्षण से HIV एंटीबॉडियों, एंटीजनों अर्थात RNA का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एलिसा परीक्षण का जिक्र होता है जब भी HIV की बात करते हैं। एंड लास्ट 30 प्रश्न पूछा गया था, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कब प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1985, 2005, 1995, 1990। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था, हम बात करेंगे 1995। जी हाँ, भारत में वर्ष 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी, जिस समय भारत में 1,50,000 पोलियो के मामले प्रतिवर्ष रिपोर्ट किए जाते थे। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसे संक्रामक बीमारी की श्रेणी पर रखा गया है। पोलियो माइलाइटिस या पोलियो नामक बीमारी पोलियो वायरस के कारण होती है। पोलियो शरीर को अपंग बना देने वाली एक घातक संक्रामक बीमारी। क्या बनाती है? अपंग बना देती है। तो ये रहे आपके रीड पर्यावरण 2017 का पूरा सॉल्व पेपर, बिल्कुल A to Z, बिल्कुल आंसर A to Z आपका कलेक्शन, संपूर्ण हल। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, सॉल्व पेपर चाहिए, नीचे कमेंट कीजिए। सारे पेपर यहाँ पे करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट है वो रीट में 140 प्लस का है। जी हाँ, 140 प्लस की बात करेंगे, सभी कमेंट कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर, अगली वीडियो पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।